नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स स्टूडेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शमा एंड मायशा। आज की क्लास पार्ट 3 है। पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जो चीज मैं हर बार करता हूँ वो करता हूँ पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा रिविजन। तो पहली सीरीज हमारी क्या थी बेटा? हलीना की रब से, मेरे साथ साथ लिखते जाओ और याद। दूसरी सीरीज क्या थी बच्चों? लिथियम के आगे से शुरू होता है बीम जी का सर बरा। तीसरी सीरीज कैल्शियम से आगे शुरू होती है, क्या होती है? शक्ति विक्रमण पिको निको जन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 6 पीरियड्स और होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एक स्ट्रेट लाइन में और बना देता हूं आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा देखने में आसान लगे, आपको पीरियोडिक टेबल जैसा दिखाई दे। ठीक है, एक एक एलिमेंट हम इसमें लिखते जाएंगे। दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाल गायंती। तो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से BALGAINTL। फिर क्या था? शशि जी सन पूरब। शशि कार्बन सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सन मतलब टिन, पूरब मतलब लेड। उसके बाद नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। फिर क्या था हमारा? ओ से टिपो, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलियम। फिर कल बाहर आई एंटी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटी। इसके बाद लास्ट वाली सीरीज में सबसे ऊपर, इसके ऊपर क्या था? हीलियम नियॉन ही नियोरकार ऑर्गन क्रिप्टॉन जीरॉन रेडॉन। पहले तो ये पीरियोडिक टेबल फटाफट से बना लो। ये पीरियोडिक टेबल हर क्लास में हमारी यही मदर है। पीरियोडिक टेबल के शुरू के जो दो एलिमेंट होते हैं ये 1 BHK वाले हैं और कौन से ब्लॉक के हैं? S ब्लॉक के। इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो ये जो एलिमेंट है हमारे दोस्तों ये कौन से ब्लॉक के हैं? D ब्लॉक के। कितने एलिमेंट होते हैं? 10। कैसे याद करोगे? 5 BHK का फ्लैट है। 5 BHK के फ्लैट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 एलिमेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 BHK का फ्लैट है। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5। 3 BHK में हर बेडरूम में 2 लोगों को सुलाया जाएगा, कितने आ जाएंगे? 6। तो 2 10 12 12 6 18, टोटल 18 कॉलम्स होते हैं। वैलेंसी के सेंटर में अगर हम देखेंगे तो कौन है? कार्बन है, +-4। इसके इधर पे -3 -2 -1 +3 +2 +1। इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स नहीं होती। ये बन जाए तो बता देना मुझे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट क्लास में अगर मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछूं कि कितने प्रकार की रिएक्शंस बताई थी, तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 एलिमेंट आपस में मिलकर एक कंबाइंड प्रोडक्ट बना देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, उसको हमने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल हमने उसमें बोला था, क्या था? कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई भी सिंपल सी बेसिक रिलेशन जिसमें 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते थे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी दोस्तों, उस रिएक्शन का नाम था हमारा, क्या नाम था? उसी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन हुआ तो फिर वो टूट भी गई, टूटेगी भी, तो टूटेगी तो हमने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट, वो 2 सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता था। और इसी प्रकार से हम एक बात बोलते थे कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी तो उस केस में क्या होता था? एनर्जी रिलीज होती थी, हीट एनर्जी रिलीज होती थी। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होती थी तो उसको हमने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। और जब जब हमने हीट देने की कोशिश करी तो वहां पे हमने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, याद है आपको, याद आ रहा है। फिर हमने बोला था इसके बाद एक और प्रकार की रिएक्शन थी जिसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आदमी सिंगल रहता है, एक आदमी ग्रुप में रहता है। फिर सिंगल वाला आदमी क्या कर देता है, जो ग्रुप है उनमें से किसी एक को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फिर एक थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में से दोनों अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को अलग कर देते हैं और फिर एक दूसरे के पार्टिसिपेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो वहां पे हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस्ड करते हैं और हर एक प्रोडक्ट का, हर एक केमिकल का नाम भी बताया था पिछली क्लास में। मैं चाहूंगा इस बार मुझे कोई ना कोई बताए कि क्विक लाइम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है? स्लेक लाइम कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। मुझे बताओ मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaSO। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब हम चलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। एक चाइना डिश है हमारे सामने जिसके अंदर कॉपर का पाउडर है, ठीक है, इसमें पावर लिखा है, फिर वायर गेज, ट्राइपॉड का स्टैंड है, बर्नर है नीचे से। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड कैसे होगा? कॉपर का पाउडर है, हीट द चाइना डिश, नीचे से इसको आग लगा दी और 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जब जलाएंगे तो इन्होंने देखा द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर की ऑक्साइड बन गई। ये जो कॉपर के ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे कॉपर की जो वैलेंसी है वो +2 है। क्या है? +2 है। Why has this black substance formed? ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना? क्योंकि this is because oxygen is added to the copper and copper oxide is formed। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता है ये तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो तुम लोग हर दिन करते हो, तुम लोग नहीं भी करते होगे, तुम्हारे घर में कोई ना कोई शेफ, अगर अमीर हो तो शेफ और गरीब हो तो फिर मम्मी तो करती ही होगी। क्या करती हैं? बर्तन में दूध जलाती हैं, उबालती हैं, सॉरी, ठीक है, उस बर्तन को देखना नीचे से काला पड़ जाता है। कोई भी बर्तन जिसपे हम खाना बनाते हैं अगर वो कॉपर का है, कॉपर का तो नहीं होता, एल्युमिनियम का होता है, लेकिन उसके नीचे भी आग लग जाती है, काला काला हो जाता है। वो काला काला ये नहीं है ठीक है, वो कार्बन है। वो काला काला क्या है? कार्बन है। तो जब भी कोई चीज जलती है कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, जब भी कोई चीज जलती है छोटा छोटा रिएक्शन होता है। और यहाँ पर आप देखो कॉपर है, कॉपर के ऊपर एक कोटिंग आ गई ब्लैक कलर की। किस चीज की कोटिंग आ गई? कॉपर ऑक्साइड की। जब भी हम कोई चीज जलाते हैं या हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है कि ऑक्साइड तो बनती ही बनती है। हमारे घर में हमने बर्तनों को भी देखा कि उसकी भी ऑक्साइड बनती है, वो भी काले पड़ जाते हैं। खैर यहाँ पे तो हमने कॉपर ऑक्साइड को ही देखा। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया? ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की एक कोटिंग आ गई। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हमने इसको बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन आई, मिल गई, ऐसे ही मिल गई क्या? नहीं, गर्म किया उसको, गर्म करने पे ऑक्सीजन मिली, ठीक है। तो 2Cu + O2 + हीट विल गिव 2CuO। इसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। हमने हीट किया, हीट दी, एनर्जी दी। एनर्जी हम कितने फॉर्म में देते हैं? कल हमने देखा था एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी, लाइट के फॉर्म में दी, बिजली के फॉर्म में दी। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे जब हमने पानी को 2 अलग अलग भागों में अलग किया था, याद है? तो जब हम एनर्जी देते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पे, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। फिर से कॉपर पा लिया गया। कैसे? उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस भेजी गई। हाइड्रोजन गैस भेजने से हुआ क्या? हाइड्रोजन गैस ने उसके अंदर से ऑक्साइड में से पानी निकाल लिया, यानी ऑक्सीजन निकाल लिया, और कैसे क्या बन गई? वो वापस से पानी बन गई। पानी बन गई तो वापस से कॉपर बन गया। तो CuO में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया, हीट किया, तो क्या बन गया? Cu + H2O, ठीक है। दोनों रिएक्शन लिख लो आप लोग।
दिखाई दे रही है रिएक्शन की नहीं दिखाई दे रही है? पहली रिएक्शन है 2Cu प्लस O2 प्लस डेल्टा यानी हीट 2CuO। दूसरी रिएक्शन है CuO में वापस से H2 ऐड किया, फिर से हीट किया, तो हमारा बना Cu प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन लिखी, आगे बढ़े। यस सर। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, लिख लो, if a substance gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced. ठीक है, तो अगर वो मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो हम बोलेंगे reduced, रिडक्शन हो रहा है। During this reaction the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen. ठीक है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, देखो H2 था, H2 था, ये देखो H2 ने क्या गेन कर दिया, ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। एक ऑक्सीडाइज होता है तो एक रिड्यूस होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हो गया। Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reactions। 11th क्लास में अपने आप में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है redox reactions, बहुत बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होता। यहाँ तो बहुत छोड़े में खत्म हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, दोनों एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है मैं अलग से लिख देता हूँ। तो आपके सामने है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपके सामने है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, प्लस 4HCl will give MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। देखो यहाँ पे इन रिएक्शन 1.31, इस वाली रिएक्शन को देखो ध्यान से। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, एंड ZnO इज रेड्यूस्ड, और ZnO क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। याद रखना रेड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो बेटा ध्यान से, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को। ये रिएक्शन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा विच एलिमेंट इज या विच कंपाउंड इज रेड्यूस्ड, तो आप जिंक मत बोल देना। ध्यान से देखो, जिंक रेड्यूस नहीं हुआ है, रेड्यूस होकर जिंक बना है, रेड्यूस होकर जिंक बना है। रेड्यूस हुआ कौन है, ऑक्सीजन निकला किस में से है, ZnO में से, तो जिंक ऑक्साइड ही रेड्यूस हुआ है। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मत बोल देना, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके बना हुआ प्रोडक्ट है। ऑक्सीडाइज हुआ कौन है, ऑक्सीजन जुड़ा किसमें है, कार्बन में जुड़ा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन, रेड्यूस कौन हुआ, Zn ऑक्साइड। ठीक है, from the above examples we can say that if a substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. ठीक है, दो बातें हैं, मैं चाहता हूं इनको आप लिख लेना, यहां से लिख दो। If a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. It is reduced. Recall activity 1.1 where a magnesium ribbon burns with a dangling flame in air and changes into white substance. ठीक है, एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने मैग्नीशियम का रिबन जो है बर्न किया था, और बर्न करने के बाद हमने क्या देखा था कि उसकी एक डेंजलिंग फ्लेम थी जिसकी वजह से वो व्हाइट सब्सटेंस पे कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ था? हम बोलेंगे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीडेशन हुआ था, बोलो। हुआ था ना? इस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Have you observed the effects of oxidation reduction reactions in everyday life? ठीक है, एवरीडे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं बच्चों। किसी ने देखा है? बताओ। पहला इम्पैक्ट है करोशन। पहला इम्पैक्ट क्या है? करोशन। करोशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। करोशन क्या होता है? जंग लगना। You must have observed that iron articles are shiny when new. जब हम नए नए खरीदते हैं तो कैसे होते हैं? वो चमक रहे होते हैं। कैसे होते हैं? चमक रहे होते हैं। But get coated with a reddish brown powder when left for some time. थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो उसपे एक लाल कलर का पाउडर जम जाता है। ठीक है, कभी कभी घरों के अंदर भी मैंने देखा, बक्से के नीचे पानी जाता है तो बक्से के नीचे भी जंग लग जाता है, और वहां जमीन क्या होती है? लाल हो जाती है, टाइल भी लाल हो जाती है। वो पाउडर जो होता है नीचे नीचे सब लाल रंग छोड़ देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। कुछ और मेटल्स हैं वो भी टार्निश हो जाते हैं इसी तरीके से। क्या क्या है वो? हैव यू नोटिस द कलर कोटिंग ऑफ द फॉर्म्ड कॉपर एंड सिल्वर? कॉपर और सिल्वर पे भी एक कलर की कोटिंग आ जाती है। When a metal is attacked by the substance around it is such as moisture. पहला सब्सटेंस क्या है? मॉइस्चर। दूसरा है एसिड। इट इज सेड टू करोड। क्या बोलते हैं उसको? करोड। ठीक है, यहां पे लिख लो करोजन की डेफिनेशन के लिए। When a metal is attacked by substances around it such as moisture and acids, it is said to corrode and this process is called corrosion. corrosion की डेफिनेशन भी आती है, तो इसी तरीके से हम बोल देते हैं। लिख लिया? corrosion की डेफिनेशन आ गई तो क्या लिखोगे? when a metal is attacked by the substances around it such as moisture and acids, it is said to corrode and this process is called corrosion. Answer. आगे देखो, the black coating on silver and green coating on copper are the examples of corrosion. ठीक है, कॉपर पे कौन सी कोटिंग है? ग्रीन कलर की है, और सिल्वर पे कौन सी है? ब्लैक है। ओके, corrosion causes damage to car bodies, जो आपकी कार है उसकी बॉडीज, ब्रिजेस बड़े बड़े पुल, आयरन की रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। जो खास तौर पे आयरन से बने हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? करोड होते हैं। corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. तो मैंने क्या बताया? corrosion का कोई नुकसान पूछ लेगा अगर आपसे तो क्या बोलोगे? corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all the objects made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in the chapter 3. Chapter 3 में हम और डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर लगभग खत्म हो गया। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? देखो, कभी कभी हम लोग स्कूल में खाना लेके जाते हैं और खाना अच्छा नहीं बनता, या हम भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है? खाना घर लेके आते हैं, फिर जब खाने को खोलते हैं तो बड़ी खतरनाक सी स्मेल आती है ना? क्या है वो? उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें आदमी की हालत खराब हो जाती है, कई बार तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो देखो क्या होता है,
हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? कभी करना मत वैसे, चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है। जिसमें फैट होता है, खासकर दूध, सबसे गंदी बदबू तो दूध की आती है, सच बता रहा हूँ मैं। कभी दूध फट जाए ना, उसको घर के कोने में कभी ट्राई कर लेना, घर के कोने में ढक के रख देना 2 दिन तक, और 2 दिन के बाद तुम उस ढक्कन को खोलना मत, नहीं तो घर में सब बेहोश हो जाएंगे। उसको लेके छत पे जाना, और छत पे लेके, मैं देखो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि मैं गिर जाऊंगा, तो उसको लेके छत पे जाना और छत पे खोलना, फिर देखना भाई साहब, मतलब खतरनाक ही बदबू आती है उसमें से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है। When fats and oils are oxidized, क्या हो गए वो, ऑक्सीडाइज हो गए, ऑक्सीजन तो पड़ी थी, हवा में पड़ी थी, they become rancid, क्या बन जाते हैं वो, rancid बन जाते हैं, their smell and taste change। तो हम बेटा रेंसिडिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने करोजन पढ़ा था बेटा, करोजन में हमने बताया था कि बहुत मतलब हर साल बहुत सारा पैसा जो है आयरन मटेरियल्स के करोडेड पार्ट को रिप्लेस करने में लग जाता है, ठीक है। तो करोजन अपने आप में इकोनॉमिक हमारे लिए बहुत खतरनाक वे में नुकसान करता है देश का। करोजन अपने आप में एक पार्ट है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आमतौर पे करोजन से बचाने के लिए उसकी ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। मेरी तो दुकान है, दुकान में जो शटर होता है ना, उस शटर के वहाँ जो लोहा जिससे घुमा घुमा के खोलते हैं उसको, उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, रस्टिंग ग्रीसिंग कर देते हैं। फिर जो ताला होता है, आप देखो कुछ सालों के बाद ताला खोलने जाओ तो ताला ही नहीं खुलता, उसमें भी ग्रीसिंग करनी पड़ती। हर जगह पे करोजन ना हो जाए। करोजन क्या है, जब कोई भी चीज पानी के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, when a metal is attacked by substances around it such as moisture acids, it is said to corrode and this process is called corrosion, ठीक है। तो corrosion के बारे में इतना ही है। फिर इसके बाद हमने पढ़ रहे थे रेंसिडिटी। जब फूड पार्टिकल्स या ऑयल पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं रैंसिड। क्या बोलते हैं, रैंसिड। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एक वर्ड में पूछ लिया जाएगा, नेम द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जांपल्स हैं क्या एंटीऑक्सीडेंट्स के? नाइट्रोजन और हीलियम 2 है ना एंटीऑक्सीडेंट्स? हाँ बेटा, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर अगर आप बोल रहे हो तो नाइट्रोजन को तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चिप्स के पैकेट के अंदर मुझे पता है कि नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। जो भी हमारा जो चिप्स का पैकेट होता है, लेस बेस होता है ना, इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि इसके अंदर जो फैट चिप्स के अंदर तेल वेल के अंदर फ्राई किया है वो स्मेल ना मारने लगे, वो खराब ना हो जाए। तो नाइट्रोजन तो अपने आप में एक गैस है ही जो कि उसके लिए यूज होती है। बाकी हीलियम का, मुझे हीलियम तो इनर्ट गैस है ही, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स में हीलियम भी आता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कहीं बुक में दिया होगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक। So are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with a gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो उसको फ्लशिंग कर देते हैं, मतलब उसके अंदर फीड में कौन सी गैस डाल दी, नाइट्रोजन गैस डाल दी, बाकी सब निकाल दिया, तो और कोई गैस बची नहीं, नाइट्रोजन रिएक्ट करती नहीं है। क्वेश्चन आ गया, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? बताओ क्यों चेंज हो गया था? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आयरन थी उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद का सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, ठीक है। AgCl2 वाली 2-3 लिखाई थी मैंने, याद है आपको? एग्जाम में लिख लोगे, भूल गए? लिख लो फटाफट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी लिख लो, नहीं तो फिर आएगा नहीं। ये लिखो Na2SO4 plus BaCl2 will give BaSO4 plus 2NaCl। एग्जाम में थोड़ी बोलेगा अदर देन 1.12, एग्जाम में तो एग्जाम्पल ही बोलेगा, लिख देना है इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। पहली वाली रिएक्शन में बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सोडियम। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन में बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है? copper, हाँ, copper oxide, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर तो प्रोडक्ट बना है रिड्यूस होने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया, आगे बढ़े। चलो, व्हाट यू हैव लर्न, चैप्टर भी खत्म। देखते हैं। A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical state symbolically. अगर complete chemical equation की अगर हम बात करेंगे तो उसमें reactants, products और उनकी physical states भी हम लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला a chemical equation is balanced so that the number of atoms on each type involved in the chemical reaction are the same on the reactant and the product side. इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि law of chemical combination फॉलो हो जाए। तो equations must always be balanced। हमें क्या करना है? इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके रखें। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है टू एंड मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसी का उल्टा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंसेस decomposes to give two or more substance. A single substance decomposes to give two and more substances. फिर तीसरी प्रकार की reactions in which heat is given out along with the products is called exothermic reaction. फिर हमने बोला था reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. ठीक है, फिर हमने बोला था when an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. Or two different atoms or groups of atoms are exchanged in a double displacement reaction. Precipitation reactions produce insoluble salts. Insoluble मतलब जो घुलते नहीं है, precipitation मतलब नीचे बच जाते हैं। ठीक है, reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen and gain of hydrogen. Such reactions are known as redox reactions. चैप्टर हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को काटते जाएंगे, करते जाएंगे। लाइव क्लास में जितने क्वेश्चन हम कर लेंगे बाकी का मैं आप लोगों को आंसर भेज दूंगा, तो लिख लेना। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? no sir, शुरू करें? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इक्वेशन लिखी है दोस्तों, 2PbO प्लस C विल गिव 2PbS प्लस CO2। सॉरी, 2Pb प्लस CO2। ध्यान से देख लो क्या हुआ है। लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। ठीक है, लेड अलग हो गया। अब देखो पहली रिएक्शन में इसमें बोला है लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। क्या ये बात सच है? क्या इसमें लेड रिड्यूस हुआ है? Lead oxide is getting reduced. तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही है क्या ये बात? नहीं, carbon is getting oxidized. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, yes sir, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आते हैं बच्चों। तो इनकरेक्ट में ऑप्शन कौन सा हुआ? ए एंड बी। ए एंड बी कौन से ऑप्शन में है? पहले वाले में। तो हम बोलेंगे आंसर हो गया ए एंड बी। क्लियर हो गया?
आया समझ में? अगला क्वेश्चन, Yes, sir. अगला क्वेश्चन है बच्चों Fe2O3 plus 2Al will give Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of, बताओ किसका एग्जाम्पल है ये? चलो बिना देखे बता दो। Displacement reaction. बहुत बढ़िया। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement reaction. किसने डिस्प्लेस किया? अल्युमिनियम ने डिस्प्लेस किया। किसको किया? आयरन को किया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमाल कर दे रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, What happens when the dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के साथ डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों क्या होती है? HCl, और किसके साथ मिला दिया? आयरन फिलिंग्स यानी Fe। मुझे बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये FeCl2 बना देगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा? अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको कि किसी भी एसिड की खास बात ये होती है कि जब भी वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, क्या देता है? मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज करने की वजह से ही वो एसिड कहलाता है, नहीं तो वो एसिड है ही नहीं, नहीं तो एसिड है ही नहीं वो। ठीक है, तो मेटल का सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस इन द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन गैस इन आयरन हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। आयरन का हाइड्रोक्साइड तो बन ही नहीं सकता, OH कहाँ से आ जाएगा? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैं सही आंसर भी बढ़े आगे चले। क्वेश्चन है व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बोलो बच्चों कैसे लिखोगे? लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। कैसे लिखेंगे नहीं, लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ए रिएक्शन विच इज एन विच हैज एन ए रिएक्शन विच हैज एन equal number of which has an equal number of atoms, equal number of atoms of all the elements, of all the elements on both sides of the chemical equation, on both sides of the chemical equation लिख रहे हो तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, दोनों तरफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड chemical equation, is called a balanced chemical equation। ठीक है, फिर बोल रहा है why should chemical equations be balanced? क्यों बैलेंस होनी चाहिए बताओ? The law of conservation of mass, the law of conservation of mass, पता है आपको क्या होता है? The law of conservation of mass पता है? States that, क्या बोलता है वो? Mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, या nor be destroyed, hence in a chemical reaction, in a chemical reaction
the total mass of the reactants, the total mass of the reactants must be equal to that of products। ठीक है, मास बराबर होना चाहिए। कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हम बोलेंगे इट मीन्स total number of atoms must be balanced on both the sides, must be balanced on both sides। तो इसीलिए हम hence a chemical equations has to be balanced। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? Yes, sir. कुछ ज्यादा गंदा तो नहीं लिख दिया? हो गया सबका? बढ़ जाए आगे। चलो, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक बार में ही करते हैं हम। तो केमिकल इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस करी जाती है नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। आपके सामने इक्वेशन है, मुंह से बोली गई है, पढ़ी है, पढ़ना है, उसके बाद आपको उसको लिखना है और बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया बेटा नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बना? अमोनिया बना। तीनों के फॉर्मूले याद होंगे तभी तो लिख पाओगे। अब ध्यान दो बच्चों, नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 3 है। हमारी मजबूरी है यहाँ पे 3 लिखना। तो जब हमने यहाँ पे 3 लिखा तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2NH3, क्योंकि हमें यहाँ 6 बनाना है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले हमने इक्वेशन लिख दी सिंपल, फिर अब हमने बैलेंस करना है। तो मैंने क्या देखा? हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने हैं? मैंने देखा 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो मैंने कहा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो 6 बनाने के लिए मैंने इसको 2 बना दिया और इसको 3 बना दिया। तो यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, एन यहाँ पे 2 था ही, 2 भी एन हो गया, तो बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आया? दूसरी इक्वेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। मुझे बताओ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला क्या होगा? सल्फाइड मतलब O से टिपो, O से टिपो वैलेंसी कितनी है? 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कौन बताएगा? H2S। कैसे पता किया? O से टिपो कौन सी सीरीज क्या है? ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है? 2। हाइड्रोजन हीलियम हलीना की रब से फरियाद कौन सी सीरीज है? पहली। तो इसका 1 यहां चला गया, इसका 2 यहां पे चला गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स विद ऑक्सीजन, बर्न्स इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, टू फॉर्म टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो हमने लिखी रिएक्शन। अब देखते हैं बैलेंस। तो हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, प्लस 1 है, 3 है, ठीक है। सल्फर देखो यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? 4 करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिख दिया 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 लिखा, तो यहाँ पे भी हमने 4 करने की कोशिश करी। 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4। फिर मैंने देखा जैसे ही मैंने 2 यहाँ पे किया तो 2 इंटू हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मैंने इसको भी 2 इंटू हाइड्रोजन कर दिया, ये भी 4 बन गए। जैसे ही मैंने 2 हाइड्रोजन करके 4 बनाया, सल्फर भी 2 हो गया। तो इस सल्फर को 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ा। जैसे ही मैंने सल्फर को 2 बनाया, ऑक्सीजन फिर से 4 और 2 6 हो गए।
तो ऑक्सीजन क्योंकि 6 हो गए और हमारे पास यहाँ पे 4 थे, तो इसको हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया 3O2। क्या लिख दिया मैंने? 3O2, क्योंकि ऑक्सीजन भी 6 करने थे। तो हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब देख लो, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बोलो कि क्या क्या स्टेप हुए। समझ में आ गया सबको? हाँ, नहीं समझ में आया तो बता दो, बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या था? H2S था। कैसे पता चला? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, हाइड्रोजन का 1 S के आगे चला गया, S का 2 हाइड्रोजन के आगे चला गया, प्लस O2 ऑक्सीजन के सामने रिएक्ट किया, क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे हम लोग? हमने देखा ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। जैसे ही हमने 4 करने की कोशिश करी तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ा। हाइड्रोजन 4 करते ही सल्फर भी डबल हो गया, तो सल्फर को डबल कर दिया। सल्फर डबल करते ही ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया, तो हमने यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 6 बना दिया। इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आ रहा है समझ में बच्चों? अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन बोल रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे कोई? बताओ महेशा। बेरियम कौन सी सीरीज का है? क्या बोला बेटा? BaCl2 है क्या? बहुत बढ़िया, BaCl2। कैसे है BaCl2? ध्यान से देखो बच्चों, भीम जी का सर बड़ा, कौन सी सीरीज का है? भीम जी का सर बड़ा, बेरियम। क्लोरीन कौन सा है? फिर कल बाहर आई एंटी। फिर कल बाहर आई एंटी की क्या वैलेंसी होती है? 1। भीम जी का सर की वैलेंसी क्या होती है? 2। तो इसका 2 इसको मिल गया और इसका 1 इसको मिल गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्युमिनियम सल्फेट। क्या है? अल्युमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? AlSO4। ठीक है, क्या लिखा? AlSO4। सल्फेट आयन की वैलेंसी मैंने लिखाई थी आपको कल या परसों में, क्या थी? 2-। तो इसका 2- कहां चला जाएगा? यहां पर। ठीक है, और अल्युमिनियम कौन सी सीरीज का है? बालगायंती। कौन सी सीरीज का है? बालगायंती। वैलेंसी कितनी होती है? 3। बालगायंती की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो 3 बनाने के लिए SO4 को क्या करेंगे? थ्राइस। बेरियम क्लोराइड प्लस अल्युमिनियम सल्फेट विल गिव, क्या करेगा ये? बेरियम सल्फेट हो जाएगा प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? इसका क्लोरीन उसको मिल गया, इसका सल्फेट इसको मिल गया। अब यहीं देखते हुए तो चल रहे 3 SO4 है। SO4 कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई करते ही बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, 3 बेरियम कर दिया। 3 बेरियम करते ही क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने 2AlCl3। क्लोरीन हमने यहाँ भी 6 कर दिया। क्वेश्चन देख लो, बैलेंस हो गई। अल्युमिनियम भी 2 था, अल्युमिनियम भी 2 था, सब कुछ बैलेंस हो गया। चले आगे बढ़े। बोल रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम यानी के, अब मेटल है तो मेटल के आगे 2 नहीं लिखते, मेटल के आगे 2 नहीं लिखते, मैंने बताया था। फिर रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर यानी H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ये हेलिना की रब से फरियाद है, और हाइड्रोक्साइड आयन इतना ही होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बोल रहा है, तो प्लस H2। तो हमने देखा यहाँ H2 है, एक 3 है, तो 3 तो होते नहीं है, तो हम 4 बना देते, तो हमने इसको 2KOH लिख दिया। 2KOH लिखते ही हमने यहाँ पे भी 4 बना दिया, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, इसको भी हमने 2K कर दिया। तो ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बोला है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन दी है HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस विल गिव CaNO3 ट्वाइस।
कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लस वाटर। चलो मैं चाहूंगा अब तुम लोग मदद करो। कौन मदद करेगा? वॉलंटियर कोई भी। इक्वेशन लिखो, पहले बैलेंस करना शुरू करो, गाइड करो, मदद करो मेरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बताते जाओ किससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी आएगा, मैं तो बता ही दूंगा। HNO3 के सामने 2। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे NO3 2 है तो यहाँ पे 2 HNO3 कर दिया, शाबाश। तो अब देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करेंगे? राइट साइड के सामने 2 लगा देंगे। राइट साइड में H2O के पहले क्या लगा देंगे? 2, क्योंकि हाइड्रोजन को 4 करना है। अब बाकी बैलेंस हो गया, देख लो। ऑक्सीजन 2 है, वहां भी 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 है। NO3 आपके 2 है, यहाँ पे NO3 भी 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। इक्वेशन बैलेंस होगी। समझ में आ रहा है? अगली इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 will give Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या करोगे तुम? बैलेंस ऑक्सीजन ही करोगे, क्योंकि यहाँ 4 है, 5 है। चलो शाबाश, बताओ मुझे कैसे करना है। ऑक्सीजन 5 तो हो नहीं सकते, ये हो सकते हैं। यहाँ पे है ऑक्सीजन 5 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 3 है, यहाँ पे 2 ही है। सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ 2 है। दिख रहा है आपको? यहाँ कितने सोडियम है? 2। तो क्या करेंगे बताओ सबसे पहले? NaOH के सामने 2। NaOH के पहले हमने लगा दिया 2, तो 2NaOH हो गया। 2NaOH करते ही हमने देखा कि SO4 बैलेंस है, Na बैलेंस है। अब खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 4 6। यहाँ पे कितने हैं? 4 और 1 5। तो 6 2 लगाना है। H2O के पहले 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 और 2 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए। ये बैलेंस हो गया। हो गया? हटा दूं? अगली इक्वेशन है बच्चों हमारी NaCl प्लस AgNO3 will give AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट 1 है। तो बैलेंस ही है। पागल बना रहा है हमको। ये तो बैलेंस ही है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें। BaCl2 plus H2SO4 will give BaSO4 plus HCl। यहाँ देखो, HCl के सामने 2। वेरी गुड, क्योंकि Cl2 है। बहुत बढ़िया, बस हो गया मेरे ख्याल से। BaSO4 हो गया, सही हो गया, शाबाश महेशा, बहुत बढ़िया। देखो 2 मिनट पहले ही हमारी लगभग क्लास भी बैलेंसिंग वाली खत्म हो गई। समझ में आया बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ट्रिक समझ में आई? तो बेटा देखते हैं, एक आध कोई क्वेश्चन अगर 1-1 मिनट वाला होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। राइट है केमिकल रिएक्शन, तो और भी केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगी बेटा आपको। मैं चाहता हूं कि अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करना। देखो कोरोजन रेंसिडिटी, इसको कैसे लिखना है, ये क्वेश्चंस और सोल्यूशन मैं दोनों ही व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, सभी को भेज दूंगा। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को देखना और करना। क्षमा आपने पक्का करना है, अगर आपने नहीं किया तो एग्जाम में बेटा बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। तो लिखना है, आप देख के लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के लिखो। जो सोल्यूशन भेजूंगा उसको देख के लिखना है,
टाइम के साथ लिखना है। आपको देखना है कि ये सवाल इतनी देर का है तो मैं इतनी देर पे लिख पा रही हूँ क्या, देख के लिख पा रही हूँ क्या। ठीक है महेशा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ। तो दोस्तों आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लेके दिए जो कि चैप्टर 3 थे, प्लस हमने चैप्टर 1 के अंदर पार्ट 3 में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए। हमने करोजन के बारे में समझा, हमने रेंसिडिटी के बारे में समझा, और हमने कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखा, प्लस साथ में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में भी जाना। आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको सबको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ आएंगे 10th ग्रेड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।